राहुल, अंतिमा अंतिमा, अजय 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 अजय, अंतिमा, अजय, विनय, राहुल, पवन, आनंद, गौरव, रोहित, पाल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून छोटी आनंदी, विशाल यादव, अंशु। भाई छोटी आनंदी, जब मैं छोटा था तो एक कलर्स पे सीरियल आया करता था, राजस्थान का, शायद उसमें छोटी आनंदी थी। तो आप का नाम उसी सीरियल से इंस्पायर होके आपके घर वालों ने रखा है? क्यों भाई? बबलू, धीरेन्द्र, रोहित, सुमन, अभिषेक, श्रेया, तान्या, मुरारी, नेहा, निखिल, आर्या, गौरव, धीरेन्द्र, पवन, राहुल, निधि, आलोक, श्याम, प्रभास, सुमन, अंकित, गौरव, पारुल, मयंक, धीरेन्द्र, सुमन, कुमारी, कृतिका, राहुल, दिव्या, नीतू, दीपिका, अंजलि, गौरव, सुमन, ज्योति। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भैया नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, तो आप सभी, है ना, माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है ही। तो बेटा बढ़िया से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। अब दशहरा आने वाला है, तो दशहरा की छुट्टी होंगी कुछ, फिर दीपावली की भी छुट्टी होंगी। ये महीना वैसे छुट्टियों में ज्यादा चला जाता है। हाँ जी, मौसम हुसैन, कुंवारी, चंदन, ब्रजेश, निखिल, प्रमोद, अभिषेक। तो जब ये छुट्टियां आप लोगों को मिलेंगी ना, तो इन छुट्टियों में आप लोग, है ना, दो काम जरूर करना। एक तो बैकअप लेना और एक रिवीजन करना। क्योंकि बैकअप और रिवीजन करने में ना, है ना, एफर्ट्स नहीं लगाने। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े ना एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस के लिए, है ना। बट अगर हम बैकअप लेते हैं सिर्फ, और अगर हम रिवीजन करते हैं, अगर हम बैकअप लेते हैं और या फिर हम रिवीजन करते हैं, तो वहां पे हमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो? वहां पे हमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। रिवीजन तो बस चलते फिरते हम लोग कर ही देते हैं, है ना। रिवीजन हम लोग चलते फिरते कर देते हैं। अच्छी, बड़ी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है सर, उसमें भी बैकअप ले ले। अच्छा, बड़ी मुश्किल से छुट्टी है मिलती है, उसमें भी बैकअप ले लें। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो रीजनिंग पढ़ते हैं, उस रीजनिंग को हमने तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको समझाया था। एक तो वर्बल रीजनिंग है, जिसमें सारे के सारे ना, जिसमें सारे के सारे, है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे, है ना, मौखिक प्रश्न होते हैं, है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, भाषा पे आधारित प्रश्न होते हैं। एक जो रीजनिंग होती है नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, ठीक है, जो पिक्चर पे आधारित प्रश्न होते हैं, और मिनिमम 5 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 5 से 7 क्वेश्चन, है ना। कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग की पूरी सेवा हम पढ़ चुके हैं। हालांकि वर्बल रीजनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे ही एक और रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग। और हम देखें, एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 2 से 3 साल में, थोड़ी सी साउंड बढ़ा देना, पिछले 2 से 3 साल में ना एनालिटिकल रीजनिंग के काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है? एनालिटिकल रीजनिंग में सारे के सारे ना स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट्स यानी कि कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन। समझ रहे हो? स्टेटमेंट्स यानी कि कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। और ये जो रीजनिंग है ना, ये हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड होती है। रियल लाइफ मतलब हमारे वास्तविक जीवन पर।
जो भी कथन होगा वो हमारे वास्तविक जो भी कथन होगा वो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा, और उसी आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वास्तविक जीवन के आधार पे ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है ना? वो उस चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है, उस चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है ना? सर, रेलवे की एग्जाम डेट आ गई, क्या आई है रेलवे की एग्जाम डेट? हाँ? पटना में आएंगे बेटा, जहां आएंगे बताएंगे। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। वॉइस तेज, एक बार चेक कर लेना वॉइस क्या आ रही है। रेलवे की डेट और बता देना मुझे चेक करके। हाँ जी। तो स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कथन की बात करूं, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं। और जो भी हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो रियल लाइफ पर बेस्ड देने हैं, वास्तविक जीवन। कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें नहीं बनानी है। जैसे एक टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉक्स का चैप्टर है सिलॉक्स। जो सिलॉक्स टॉपिक है ना, उसको हम वर्बल रीजनिंग के अंदर ही रखते हैं, सिलॉजिज्म को हम। हालांकि इसमें भी ना कथन और निष्कर्ष होते हैं, सिलॉक्स चैप्टर में भी ना कथन और निष्कर्ष होते हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम एनालिटिकल रीजनिंग में इसलिए नहीं रखते, क्योंकि ये जो सिलोजिज्म चैप्टर है ना, इसको वर्बल रीजनिंग के ही अंदर रख देते हैं, क्योंकि इसमें जो कथन होते हैं वो हमारे काल्पनिक 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 दुनिया पर आधारित होते हैं, काल्पनिक होते हैं। जो भी कथन होगा वो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। जबकि एनालिटिकल रीजनिंग में जो कथन होगा, वो कथन जो होगा वो वास्तविक होगा, जो हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड होगा, जो हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड होगा, वास्तविक जीवन पर आधारित होगा। तो इसीलिए, और एनालिटिकल रीजनिंग भी नॉन वर्बल रीजनिंग की तरह छोटा है ना? जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में 10 चैप्टर थे छोटे छोटे, ऐसे ही एनालिटिकल रीजनिंग में भी 6-7 चैप्टर हैं छोटे छोटे। है ना? सही है साउंड? क्या है ये डेट? पहला है स्टेटमेंट अजम्पशन, एक बार बोर्ड पे लगा देना ये, इस पे लगा दोगे? एक बार लगाना। स्टेटमेंट अजम्पशंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स या फिर इन्फ्रेंस जिसको हम बोल सकते हैं, इन्फ्रेंस, है ना? कॉज एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है ना? स्टेटमेंट आर्गुमेंट के बाद कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के बाद हमारे कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन के बाद हमारा जो छठा चैप्टर इसमें आता है, हमारा जो छठा चैप्टर आता है वो आता है रीजन एंड असर्शन। रीजन असर्शन के बाद हम डिसीजन मेकिंग भी लेते हैं इसमें, डिसीजन मेकिंग, है ना? तो ये 6-7 चैप्टर हैं, जो सारे के सारे चैप्टर, ये जो 6-7 चैप्टर हैं, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो हम एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर लेते हैं। और ये बड़े बड़े टॉपिक नहीं है ना? मिनिमम 1 दिन का समय लगेगा एक चैप्टर के लिए, मैक्सिमम 2 दिन का समय लगेगा। जैसे कि नॉन वर्बल रीजनिंग में होता था मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। तो 1 से 2 दिन में सारे सारे टॉपिक होते चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10-12 दिनों में ये पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग, है ना? पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग। सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप जम्मू भी आ जाइए विद ऑल टीचर्स। जम्मू जम्मू में आया था बेटा 2 साल पहले, जब माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था मैं। तो हम जम्मू होते हुए गए थे, और एक दिन पूरा मैं जम्मू में रुका भी था। वहां पर भी स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने हमें जम्मू थोड़ा सा एक्सप्लोर कराया था, है ना? जम्मू में एक तो वहां पर गए थे हम, एक म्यूजियम है, कौन सा म्यूजियम था मुझे याद नहीं आ रहा, और एक महल था, वो क्या था, किला था। हाँ जी। धप धप है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, है ना, मेरे जिगर के टुकड़ों, डेटा सफिशिएंसी है। डेटा सफिशिएंसी तो बेटा जब पढ़ते हैं, जब हम पूरी वर्बल रीजनिंग पढ़ लेते हैं, तब हम डेटा सफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी, है ना, डेटा सफिशिएंसी भी आप इसके अंदर ले लो, लेकिन ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है डेटा सफिशिएंसी। इसको तो तब पढ़ा जाता है जब हम वर्बल रीजनिंग को पूरा पढ़ लेते हैं, तब हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पटना आएंगे सेमिनार के लिए बाबू, सेमिनार के लिए। एनालिटिकल रीजनिंग बेटा 10 से 15 दिनों में खत्म होगी, लेकिन वर्बल रीजनिंग थोड़ी होती है।
जी। तो एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा सर? सर आप छपरा आओ, कोलकाता कब आएंगे? हैं? इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। इस चैप्टर में ना कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स, सिर्फ सिंगल सिंगल पेज के नोट्स बनेंगे। पूरी एनालिटिकल रीजनिंग में ना सिंगल सिंगल पेज के नोट्स बनेंगे, बस एक एक पेज का नोट्स, मतलब पूरा चैप्टर एक पेज में खत्म हो जाएगा। हाँ जी। वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम की बेटा मैंने पीडीएफ डाली हुई है प्रैक्टिस सेट में, आप वो पीडीएफ ले सकते हो। ये कब आई है, ये किस साइट से आपने डाउनलोड करी है? आरआरबी एग्जाम कैलेंडर 2024। ये साइट पर आ रहा है। आरआरबी एएलपी का पेपर है, वैकेंसी है 18,799। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था बेटा 20 जनवरी को, और एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है 25 से 29 नवंबर 2024। एक बार इसका ना वो भी डाउनलोड कर लो, आरआरबी एएलपी का क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न, है ना। आरपीएफ का पेपर है जिसमें 452 वैकेंसीज थी, इसका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, समझ रहे हो। अच्छा, इसका अभी पता नहीं है एग्जाम कब होगा। आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर दिसंबर में होने जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी अभी आया नहीं है बेटा, एग्जाम डेट आई नहीं है ना। एनटीपीसी के फॉर्म तो भर चुके हैं, 12,000 लगभग वैकेंसी है हमारी, और नोटिफिकेशन आ चुका था सितंबर में, लेकिन जो एग्जाम डेट है अभी एनटीपीसी की नहीं आई है, समझ रहे हो। बाकी आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, और नोटिफिकेशन भी इसका नहीं आया है ना, इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो बेसिकली हमारे दो एग्जाम है, आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, और ये दो बड़े एग्जाम है ना। क्यों भाई? ये दो बड़े एग्जाम है, लगभग 19,000 वैकेंसीज यहाँ पर है, लगभग 12,000 वैकेंसीज हमारी यहाँ पर है। हाँ। हाँ जी। तो इनका जो एग्जाम है बेटा, कब कब एग्जाम है? एनटीपीसी के अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, कब होगा? ठीक है, ये तो अभी थोड़ा सा 2025 में आगे होगा, ये एग्जाम जो होगा वो 2025 में होगा, ये अभी नहीं होगा, ये 2025 में होगा। ठीक है, सितंबर में आया ना, तो सितंबर का आप ये मानो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल के बाद ही ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है। हाँ जी। और ये एग्जाम आपका नवंबर में होने जा रहा है, आरआरबी एएलपी और एनटीपीसी दोनों का एग्जाम पैटर्न डाउनलोड कर लो। हाँ जी। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि, क्या बताना चाह रहा था, हाँ, तो एनालिटिकल रीजनिंग में है ना, व्हाट इज आरआरबी? अरे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भैया, तुम्हें आरआरबी नहीं पता? आरआरबी क्या है? रेलवे के एग्जाम्स कराता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी जेई, हाँ जेई का भी पेपर है बेटा, आरआरबी जेई का पेपर है, जेई का पेपर है, 8,000 वैकेंसीज है, और ये पेपर दिसंबर में है आरआरबी जेई का। तो रेलवे के काफी सारे एग्जाम है बेटा नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में काफी सारे एग्जाम है रेलवे के, नवंबर दिसंबर दिसंबर दिसंबर, है ना। और ये डेट अभी आई नहीं है, ये बाद में होंगे, ये भी 2025 में होंगे, है ना, ये भी 2025 में होंगे, ये भी 2025 में होगा, बाकी जो एग्जाम है वो अभी होंगे। ठीक है। हाँ जी। तो एनालिटिकल रीजनिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे पहला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना, सबसे पहला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम रहेगा भैया, उसका नाम रहेगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ठीक है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बताओ जरा? स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, भैया इसकी हिंदी बड़ी प्यारी सी हिंदी बनेगी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस की, कथन और, अरे ये क्या है? हाँ जी। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस की हिंदी बड़ी प्यारी रहेगी, कथन और पूर्व धारणाएं, है ना। क्या हिंदी रहेगी? कथन और पूर्व धारणाएं। इसकी हिंदी बनेगी भैया कथन और
कथन और पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा है। स्टेटमेंट एजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणा है। समझ रहे हो, कथन और पूर्व धारणा है। अच्छा ये बताओ, अजम्पशन से मीनिंग क्या समझते हो आप लोग? अरे कहाँ गए कमेंट्स? अजम्पशन का मीनिंग क्या है? आपको क्या लगता है अजम्पशन का मीनिंग क्या होगा? सर पूर्व धारणा। स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन में क्या फर्क होगा? मैं आपसे कहता हूं कंक्लूजन, कंक्लूजन, अजम्पशन, कंक्लूजन, अजम्पशन, है ना, कंक्लूजन, अजम्पशन और इन्फ्रेंस, इनमें डिफरेंस क्या है? हिंदी में अगर हम इनका नाम देखते हैं तो ये निष्कर्ष है, ठीक है, ये पूर्व धारणा है, और ये हमारा क्या है, इन्फ्रेंस। ये भी निष्कर्ष है, और इसको संभावना भी कह देते हैं कभी कभी। समझ रहे हो? तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें क्या डिफरेंस है अजम्पशन और कंक्लूजन में? तो मेरे भैया क्या अंतर है इनमें, है ना, इनमें डिफरेंस क्या है ये बताओ, जल्दी से बताओ। निष्कर्ष, पूर्व धारणा और निष्कर्ष और अनुमान, अनुमान में क्या अंतर है? यहां पर ना अनुमान लिख देते हैं, अनुमान। इनमें क्या फर्क है, इन तीनों में क्या फर्क है? देखो, अगर मैं बात करता हूं ना निष्कर्ष की तो ये डेफिनेटली ट्रू है, ये डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू, ये डेफिनेट रिजल्ट है। ये जो है ना, ये जो रिजल्ट है ना हमारा, ये डेफिनेट ट्रू रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है ये हमारा डेफिनेट है ना, ये हमारा क्या है, ये रिजल्ट है डेफिनेट, है ना, डेफिनेटली डेफिनेट रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट जो होगा वो डेफिनेट। बारिश कहाँ हो रही है भाई? बारिश कहाँ हो रही है? सही है। हाँ जी। तो ये जो रिजल्ट होता है ना, निष्कर्ष कंक्लूजन का मतलब होता है जो रिजल्ट हमारे डेफिनेट है, जो 100% ट्रू है। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, लेस देन 100% ट्रू, यानी कि एक अनुमान होता है ना, और इन्फरेंस जो होता है, जो निष्कर्ष से, है ना, जो मतलब आपका काइंड ऑफ कंक्लूजन ये होता है, काइंड ऑफ कंक्लूजन, काइंड ऑफ कंक्लूजन, यानी कि क्या, कंक्लूजन का मतलब है हमने क्या कंक्लूड किया है, किसको, काइंड ऑफ कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट को कंक्लूड कैसे किया है, हमने स्टेटमेंट को कंक्लूड कैसे किया है, ये होता है हमारा इन्फरेंस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं अजम्पशन की, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट अजम्पशन, हम स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं पढ़ रहे, है ना, हम स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ रहे हैं। इन्फ्रेंस बेटा अजम्पशन भी होता है, इन्फ्रेंस हमारा कंक्लूजन भी होता है। एग्जाम में अगर इन्फ्रेंस दिया है तो वो डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। अगर हमारे ऑप्शन दिए हैं कि पहला निष्कर्ष सही है ना, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, तो हमें इन्फ्रेंस एज ए कंक्लूजन देखना है। और अगर मान लो ऑप्शन दिए हैं केवल पहला अनुमान सही है, यानी कि ओनली फर्स्ट, है ना, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, है ना, केवल पहला अंतर्निहित है, तो ये एज ए अजम्पशन ट्रीट होगा। तो जो इन्फ्रेंस होता है वो डिपेंड ऑन ऑप्शन, कि एग्जाम में हमारे चार ऑप्शन कैसे दिए हैं, ठीक है जी।
अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। मैं अजम्पशन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। मैं अजम्पशन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप लोगों को ना कोई भी एक स्टेटमेंट दे दूं मैं, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दूं, कोई भी कथन दे दूं, कोई भी कथन, जैसे कथन एक्स वाई जेड कुछ भी है, और आपके सामने ना अजम्पशंस लिखे गए हैं। आपके सामने क्या लिखे गए हैं? आपके सामने ना अजम्पशंस लिखे गए हैं। जैसे कि पहला अजम्पशन आपके सामने लिखा गया है कुछ भी, जैसे हमारा स्टेटमेंट है समथिंग एक्स वाई जी, और हमने अजम्पशन लिख दिया सपोज ए बी सी डी ई एफ। अब अजम्पशन का मतलब क्या होता है? पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब है एक अनुमान। पूर्व धारणा का मतलब क्या है? एक अनुमान। अनुमान का मतलब क्या है? संभावना। अब अच्छा, रियल लाइफ में ये बताओ, रियल लाइफ में अगर मैं संभावना की बात करूं, जैसे कि मैं कहूं आपसे कि दिल्ली में धूप निकली हुई है ना, और ये एक स्टेटमेंट है कि दिल्ली में अभी मौसम साफ है और धूप निकली हुई है। और अगर मान लो पहला अजम्पशन आपको दिया जाता है कि दिल्ली में 1 घंटे बाद बारिश होने की संभावना है ना। ये पहला अजम्पशन आपको दिया जाए, दिल्ली में 1 घंटे बाद बारिश होने की संभावना है, या दिल्ली में 1 घंटे में बारिश हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये अजम्पशन मेरा क्या होगा? अजम्पशन का मतलब क्या है? सिर्फ पूर्व धारणा, अनुमान। तो बेटा अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, है ना, तो प्रैक्टिकली सोचोगे तो हमेशा दुनिया के सारे अजम्पशन क्या होंगे? हमेशा दुनिया के सारे अजम्पशन सही होंगे। क्यों होंगे सही? आप कहोगे सर पॉसिबिलिटी तो है। तो पॉसिबिलिटी तो दुनिया में हर चीज की हो सकती है। हो सकती है ना भाई। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज संभव है दुनिया में। तो अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते हैं, है ना, एकदम अगर आप प्रैक्टिकल हो, तो दुनिया में सारे अजम्पशन क्या होंगे? हमेशा सही होंगे। सोच के देखो प्रैक्टिकली। भैया जब हमने हमने ये कब कहा कि सर ये 100% ट्रू है? हम भी तो सिर्फ एक अजम्पशन ही दे रहे हैं, हम भी तो एक अनुमान लगा रहे हैं। तो सर अनुमान तो हर चीज का हो सकता है दुनिया में। बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, भूकंप भी आ सकता है, क्यों भाई, उल्का पिंड भी गिर सकते हैं। तो पूर्व धारणा, अजम्पशन तो दुनिया में हर चीज की हो सकती है। और अगर ऐसे अगर आप सोचते हो तो ये चैप्टर बेटा 2 मिनट के अंदर खत्म। मैं कहूंगा सर ये चैप्टर का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, हमेशा सारे एजम्पशन क्या होंगे? सही कर देना, बात खत्म, चैप्टर खत्म। फिर तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे। और एजम्पशन से छोड़ो, फिर तो एग्जाम में स्टेटमेंट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट तो देना ही नहीं है ना। क्योंकि जब हमें सारे एजम्पशन सही करने हैं तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के क्या करना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है हमें एकदम प्रैक्टिकली नहीं सोचना है इस चैप्टर के अंदर। बाकी चैप्टर में तो हमें प्रैक्टिकल लेना है, एनालिटिकल रीजनिंग में। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें प्रैक्टिकल लेना है ना, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रहना है। क्योंकि एग्जाम में अगर हमें स्टेटमेंट दिया है तो हमें उसका तवज्जो रखना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं अजम्पशन की, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है 99% अजम्पशन हमारे सही होते हैं। 99% अजम्पशन हमारे सही होते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम में अजम्पशंस कम कंक्लूजन हो गए। आजकल एग्जाम में अजम्पशंस आजकल एग्जाम में अजम्पशंस कम कंक्लूजन बना दिए गए हैं। अजम्पशंस कम कंक्लूजन। अजम्पशंस कम कंक्लूजन का मतलब क्या है? कि आजकल एग्जाम में वो अजम्पशन सही हो रहे हैं जो लगभग लगभग कंक्लूजन ही है, लगभग लगभग निष्कर्ष है। वही अजम्पशन को एग्जाम में सही माना जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो बेटा हमेशा अजम्पशन हमारा सही होता है। सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे अजम्पशन है जो कभी सही नहीं होते। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। सिर्फ दो ही प्रकार के सिर्फ दो ही प्रकार की पूर्व धारणाएं जो सही नहीं है, उनको छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। अब कौन कौन से वो दो अजम्पशन है जो कभी सही नहीं हो सकते? कौन कौन से दो अजम्पशन कभी सही नहीं हो सकते? बेटा पहला वो अजम्पशन है जो कभी सही नहीं हो सकता, है ना। दोज अजम्पशंस अगेंस्ट दोज अजम्पशंस अगेंस्ट अगेंस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, जो विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? जो कथन का विरोध करते हैं। वो पूर्व धारणाएं जो कथन का विरोध करें, वो पूर्व धारणाएं जो कथन का विरोध करती हैं, जो कथन के खिलाफ जाती हैं,
जो कथन के खिलाफ उल्टा बोलती हैं वो अजम्पशन कभी सही नहीं होंगे। दूसरा, वो अजम्पशन कभी नहीं सही होगा जो कि इलॉजिकल होगा। इलॉजिकल होगा, इलॉजिकल होगा मतलब जो कि अमान्य होगा, अमान्य होगा, ठीक है, जिसका कथन से कोई लेना देना ही होगा। तो देर आर टू assumptions दैट कैन नेवर बी ट्रू। फर्स्ट वन इज अगेंस्ट, सेकंड वन इज इलॉजिकल। एग्जैक्टली हमें हमेशा ना स्टेटमेंट के फेवर में रहना है। हमें हमेशा स्टेटमेंट के क्या रहना है, कथन के साथ रहना है हमेशा, उसके खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। हम हमेशा कथन के फेवर में रहेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दो अजम्पशन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा अजम्पशन कहीं कथन के विरोध में तो नहीं जा रहा। तो अगर हमारा अजम्पशन कथन के विरोध में जा रहा है तो वो अजम्पशन गलत होगा। अगर हमारा अजम्पशन इलॉजिकल है तो वो अजम्पशन भी गलत होगा। सिर्फ दो ही अजम्पशन गलत होंगे, अगेंस्ट और इलॉजिकल, बाकी सारे अजम्पशन सही होंगे। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको चैप्टर में बताना है कि हमारा अजम्पशन सही है या गलत। तो हमारा अजम्पशन सही है या गलत कैसे पता चलेगा भैया? गलत वो अजम्पशन होगा जो कथन का विरोध करेगा, गलत वो अजम्पशन होगा जो अमान्य होगा, और उसके अलावा सारे अजम्पशन क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सारे अजम्पशन सही होंगे। सभी पूर्व धारणाएं सही होती हैं सिवाय इन दो पूर्व धारणाओं के। लेकिन आजकल एग्जाम में अजम्पशन का कंक्लूजन बना दिया, मतलब वो अजम्पशन सही होता है जो लगभग लगभग निष्कर्ष के पास पहुंचता है। जो लगभग लगभग निष्कर्ष के पास पहुंचता है आजकल एग्जाम में, उस अजम्पशन को सही मान रहे हैं जो लगभग लगभग निष्कर्ष के पास पहुंच रहा है। तो थोड़ा सा हम जो सही अजम्पशन होंगे ना, वो वही सही अजम्पशन होंगे जो किसके नजदीक पहुंचेंगे, जो नजदीक पहुंचेंगे निष्कर्ष के, जो निष्कर्ष के नजदीक पहुंचेंगे उन्हीं अजम्पशन को हमें सही करना है। सही है। चलिए, तो ये बात बेटा मैंने जितनी भी आपको करी ना, ये सारी की सारी ना थ्योरेटिकल, नॉन वर्बल में 34 नंबर क्वेश्चन गलत है, हो सकता है गलत हो गया हो। ये सारी की सारी जो तुम खुद सही कर लेना, ये सारी की सारी जो बात करी ना मैंने, ये थ्योरेटिकल बात करी। अब मैं इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके, कि ये जो मैंने आपको सिखाया है इन सब बातों का हमारे क्वेश्चन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन में ये सारी बातें चेक कैसे होंगी। सर आपने ये हमें थ्योरेटिकली तो समझा दिया, हमें सर थ्योरेटिकल तो समझा दिया, लेकिन लेकिन सर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करके बताओ कि हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। हम्म, पढ़ो इस क्वेश्चन को बेटा। पूरे एनालिटिकल रीजनिंग से, है ना, पूरे एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे नॉन वर्बल के तो बेटा 5 से 7 क्वेश्चन कंफर्म है जो आने ही आने हैं। और पूरी अगर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो भैया 0 to 5 क्वेश्चन हो सकता है, एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ये 5 से 7 क्वेश्चन, ये 0 to 5 क्वेश्चन, समझ रहे हो? ये हमारे हो गए 0 to 5 क्वेश्चन, 0 to 5 क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार सड़क से हट गई और एक पेड़ से जाके टकरा गई, है ना? सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, वह पिछले 15 सालों से कार चला रहा था, है ना? ड्राइवर वॉज एक्सपीरियंस इनफ, he had driven the car for last 15 years. The driver was efficient enough, he had driven the car for last 15 years. समझ रहे हो? द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर। अच्छा, पहला जो अजम्पशन है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो यहाँ पे दिए गए सारे अजम्पशन सही हैं, लेकिन पहला अजम्पशन है कि जो कथन, जो एक्सीडेंट है वो ड्राइवर की वजह से हुआ है। देखो प्रैक्टिकली तो भैया एक्सीडेंट ड्राइवर ही करेगा, और कौन करेगा भाई? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, है ना, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है,
सर एक्सीडेंट तो ड्राइवर से ही होगा और किससे होगा? रीजनिंग बुक पे ऑफर बेटा चल रहा है, बुक स्केप पे ऑफर कंटिन्यू, आप बुक स्केप से परचेस कर सकते हैं। बुक स्केप पर बुक स्केप की लिंक मेरे है ना यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे तो वहां पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे। हाँ, द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, भैया एक्सीडेंट तो ड्राइवर ही करेगा और कौन करेगा, ड्राइवर नहीं करेगा तो। लेकिन बेटा कथन में बोला है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर वॉज एक्सपीरियंस्ड अनफ, तो हम बेटा किसका विरोध कर रहे हैं? हम कथन का विरोध कर रहे हैं, है ना। हम किसका विरोध कर रहे हैं? कथन का। हम कथन का विरोध कर रहे हैं और वो अजम्पशन कभी सही नहीं होंगे जो कथन का विरोध करेंगे। हमें कथन के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, विरोधाभास वाली स्थिति हमें पैदा नहीं करनी है। जो भी पूर्व धारणा बेटा, जो भी पूर्व धारणा दुर्घटना चालक के कारण हुई है, जो दुर्घटना चालक के कारण हुई है, ये बात बेटा कथन का विरोध कर रही है, ये विरोधाभास स्थिति पैदा कर रही है। और जब विरोधाभास स्थिति पैदा कर रही है तो ये जो अजम्पशन है सही नहीं होगा। कार में यांत्रिक खराबी थी, देयर वॉज अ मैकेनिकल फॉल्ट। तो देखो पहला अजम्पशन सही नहीं होगा, ऑप्शन ए हटा दो। पहला अजम्पशन सही नहीं होगा, ऑप्शन सी हटा दो। अच्छा, द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द बैड रोड, है ना। दुर्घटना जो है ना, दुर्घटना जो है सड़क के खराब होने के कारण घटी है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? लगभग लगभग निष्कर्ष होना चाहिए सड़क हमारी खराब थी, दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी है। तो तीसरा जो अजम्पशन है वो बिल्कुल सही है। तीसरा अजम्पशन हमारा बिल्कुल सही है। और देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में यांत्रिक खराबी थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मैकेनिकल फॉल्ट कहीं भी जिक्र है? सर यहाँ पे मैकेनिकल फॉल्ट कार की कंडीशन को लेके कोई जिक्र नहीं है कि हमारी कार खराब है या कार सही है। हमारी जो कार है वो खराब है या सही है, कार की जो कंडीशन है ना, कार की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करी गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कार में यांत्रिक खराबी थी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कार में यांत्रिक खराबी थी, तो मैकेनिकल फॉल्ट होने से एक्सीडेंट जो हुआ है उसके चांसेस कितने हैं? अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई, अगर हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल है, तो एक्सीडेंट होने की चांस कितने हैं? सर अगर मान लो गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए तो एक्सीडेंट होने के चांस पूरे पूरे हैं। तो ये अजम्पशन क्या होगा भैया? गाड़ी अगर खराब है तो एक्सीडेंट चांस होने के पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे एक्सीडेंट चांस होने के चांस है। तो हमारा आंसर होगा केवल सेकंड और थर्ड इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि कार की कंडीशन का जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है। तो ये जो अजम्पशन है ना, ये जो दूसरा अजम्पशन है, ये इनडायरेक्ट अजम्पशन है। ये इनडायरेक्ट अजम्पशन है कि हमने अपने मन से माना है कि गाड़ी खराब है, और ये इनडायरेक्ट अजम्पशन है। तो अभी तक मैं आपको बेटा हर बैचेस में इस अजम्पशन को ना सही कराता था। अभी तक मैं हर बैचेस में, पिछली साल तक हर बैचेस में ये अजम्पशन ना सही कराया जाता था। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और अब जो अजम्पशन है वो वही अजम्पशन सही हो रहा है जो डायरेक्ट अजम्पशन हो। क्योंकि ये इनडायरेक्ट अजम्पशन है, इसीलिए अब एग्जाम में इस अजम्पशन को सही नहीं माना जा रहा है। अब इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड इम्प्लिसिट। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड इम्प्लिसिट, ओनली थर्ड इम्प्लिसिट। केवल केवल तीसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। अब नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमें वही पूर्व धारणा को सही मानना है जिसका जिक्र कथन में हुआ हो। क्योंकि कार की कंडीशन का जिक्र कथन में नहीं हुआ था, तो वो जो पूर्व धारणा थी वो इनडायरेक्ट थी, वो एक अनुमान था हमारा। ठीक है, अब लेकिन ऐसे अनुमानों को गलत माना जा रहा है। अब वही अनुमान को सही मानना है एग्जाम में जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड है ना। तो मैं खुद चेंज कर रहा हूं, पहले मैंने ये पढ़ाया था कि ओनली सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लिसिट, लेकिन अब जो हम नए तरीके से पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ तीसरा ही जो पूर्व धारणा है उसी को सही माना जाएगा, है ना। हाँ जी, तो अब के हिसाब से ये बात, तो इन दिए गए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा अब के हिसाब से? कि ना तो पहला और ना ही दूसरा अंतर्निहित है, इसका मतलब तीसरा अंतर्निहित है, इसका मतलब तीसरा अंतर्निहित है।
समझ गए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? हाँ जी, है ना? लेकिन बेटा, लेकिन कथन के फेवर में हमेशा रहना है। पहले भी हम कथन के फेवर में रहते थे, अभी भी हम कथन के फेवर में रहेंगे। हमें कथन का साथ देना है, स्टेटमेंट के फेवर में रहना है हमें, पहले भी और अब भी। बेटा, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा करी है। सरकार ने क्या बोला है? जहां जहां सूखा पड़ गया है, जहां जहां सूखा पड़ा है, जहां जहां सूखा पड़ा है, देखो शुरुआत में आपको ऐसे लगेगा सर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, 5 क्वेश्चन तक, अगले 5 क्वेश्चन तक आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगले 5 क्वेश्चन आप लोगों के क्या होंगे? गलत होंगे। तो बेटा उनको गलत होने देना, चुपचाप से गलत होने देना। छठे क्वेश्चन से आपको चीजें समझ आने लगेंगी धीरे धीरे। छठे क्वेश्चन से आपको चीजें अपने आप समझ आने लगेंगी। अगले 5 क्वेश्चन तक, है ना? पहला क्वेश्चन आपका गलत हुआ, हो जाने दो, कोई बात नहीं। दूसरा हुआ, वो भी हो जाने दो। तीसरा हुआ, वो भी हो जाने दो। चौथा हुआ, वो भी हो जाने दो। पांचवा भी हो जाने देना। छठे क्वेश्चन से अपने आप आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है? हाँ जी। अब वही अजम्पशन सही करना है जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड है और स्टेटमेंट के फेवर में है। हमें कथन का विरोध नहीं करना, अमान्य नहीं होना। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। द गवर्नमेंट हैज एडुकेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। देखो अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी के हिसाब से आंसर कुछ अलग है। पहले मैंने जो इस क्वेश्चन का आंसर बताया था वो कुछ अलग था। पहले जो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था तो पहला अजम्पशन सही है, क्योंकि भैया सरकार के पास पर्याप्त धन है तभी तो ये सब प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। अगर सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो इन प्रोग्राम्स को आप कैसे चलाओगे? तो जो पहली पूर्व धारणा है वो कथन के फेवर में ही है। भैया जब पर्याप्त धन है, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है, सीधी सी बात है, पर्याप्त धन है तभी तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील इन अ डे ड्यू टू दिस प्रोग्राम। ये कह रहे हैं जो प्रभावित लोग हैं कम से कम उन लोगों को एक समय का खाना जरूर मिलेगा, है ना? तो पहले के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ये जो पहला अजम्पशन है ना, ये इनडायरेक्ट अजम्पशन है, क्योंकि फंड्स का कोई जिक्र हो नहीं रहा है कथन में। हम अपने मन से मान रहे हैं कि सरकार के पास पर्याप्त धन है इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। तो अब के हिसाब से जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी। अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? केवल दूसरा कथन, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। पहले हम चूज करेंगे ऑप्शन सी, अब हम चूज करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है? हाँ जी। डी तो बेटा चूज कर ही नहीं सकते कभी, क्योंकि ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, है ना, लोगों को खाना देने के लिए, अतिरिक्त अतिरिक्त काम के बदले लोगों को अनाज देने के लिए। और हम कह रहे हैं जब ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जब ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे तो लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना तो मिलेगा। तो जो हम अनुमान निकाल रहे हैं ये कथन के अनुसार एक अनुमान निकाल रहे हैं। सर डायरेक्ट क्वेश्चन में जो दिया है वही होगा, ये हर एग्जाम में सेम होगा या सिर्फ एसएससी के लिए आप बता रहे हो? अब की जो मैं बात बता रहा हूं ना, इन एवरी एग्जाम्स, ये हर एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीएससी के पेपर, क्योंकि ये पैटर्न यूपीएससी ने चेंज किया है तो फिर एसएससी ने भी चेंज कर दिया। ठीक है? यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और आपका बैंक। ठीक है? ये जो बता रहा हूं ना मैं, ये हर एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एसएससी एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ये हर एग्जाम के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, सरकार प्रोग्राम चला रही है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, है ना? सरकार कह रही है तुम एक्स्ट्रा काम करो, उस काम के बदले हम आपको अनाज देंगे, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र में अनाज की कमी है, सूखा पड़ गया। तो ये जो दूसरा अनुमान है कि अब लोगों को कम से कम एक समय का भोजन मिलेगा। पहले लोग एक भी समय का भोजन नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से सरकार ने ये प्रोग्राम चलाए तो अब लोगों को कम से कम एक समय का भोजन मिलेगा। तो ये जो अनुमान है ये डायरेक्ट ही तो है। जो इंसिडेंट कथन में हो रहा है, अच्छा कथन में क्या घटना घटित हो रही है? कथन में घटना घटित हो रही है कि सरकार लोगों को खाना बांट रही है,
और यही अनुमान निकालना है कि लोगों को खाना मिलेगा। तो ये डायरेक्ट एजम्पशन है भैया, ये इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट एजम्पशन तो पहला वाला था कि सरकार के पास पर्याप्त धन है, धन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन खाने की तो जानकारी दी गई है कि खाना सरकार बांट रही है और हम कह रहे हैं खाना मिलेगा। तो ये डायरेक्ट एजम्पशन है। तो इसीलिए दूसरा एजम्पशन यहाँ पे सही है और पहला एजम्पशन यहाँ पे अब गलत माना जाएगा। ठीक है। एग्जाम में, हाँ हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे और मेरा दिल जीत लिया इस बच्चे ने। इस बच्चे ने पूछा है, सर ये बताओ अब जब हम एग्जाम देंगे तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, पहले वाला या अब वाला। बाबू जब तुम अब एग्जाम दोगे तो अब वाला ऑप्शन चूज करोगे ना। बिल्कुल यार, तुम तो लल्लू हो। मैं बता क्यों रहा हूं तुम्हें, अब तुम्हें ये ऑप्शन चूज करना है। हे भगवान, क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने, वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया कि हमें क्या करना है, ऑप्शन बी या सी। जब मैं बता रहा हूं कि पहले हम ये ऑप्शन चूज करते थे, लेकिन पहले करते थे यानी कि अब नहीं करेंगे। अब हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, अब हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखोगे, उस वीडियो में मैंने ऑप्शन सी सही कराया हुआ, तो आप कहोगे सर तो आप तो अपनी बात से ही पलट जाते हो, हैं हर साल क्वेश्चन का आंसर ही बदल देते हो, पहले आप ये आंसर दे रहे थे अब तुम्हें ये आंसर दे रहे हो, तो सर हम किसको सही माने। इसलिए मैंने बता दिया कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले ये आंसर होते थे इन क्वेश्चन के, बट अब थोड़ा सा चेंज किया है, यूपीएससी में भी हुआ है, एसएससी में भी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब हमारा आंसर होगा ये। ठीक है जी। शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ो, बिल्कुल धैर्य से पढ़ो, तसल्ली से, और सोचो इनमें से कौन सी धारणा सही होगी। और एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना, हड़बड़ाहट और घबराहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले जो 5 क्वेश्चन है ना वो गलत करने हैं। सही नहीं करने बेटा, पहले 5 क्वेश्चन समझ रहे हो, वो गलत ही होंगे तुम्हारे पहले 5 क्वेश्चन। तो इसीलिए पहले 5 क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना है। गलत हो रहे हैं तो बस ये मानो कि आपकी सोच बिल्कुल सही जा रही है। समझ रहे हो। ए, चलिए साहब। तो भैया क्वेश्चन क्या है, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अनाउंस्ड रिडक्शन इन वाटर सप्लाई है टिल मानसून अराइव। तो भैया 50% पानी की कमी कर दी। किसने कर दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है नगर निगम में। पहले तुम्हारे घर बेटा सुबह पानी आता था, शाम को आता था, अब सिर्फ आता है सुबह सुबह पानी, शाम को पानी नहीं आता है ना। चलिए साहब, तो पहला assumption है पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन टेकन
बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोग जो है इस एक तरफा निर्णय का विरोध करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी हम स्टेटमेंट एजम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं सोचना कि प्रैक्टिकली क्या होने जा रहा है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा हमें ये नहीं सोचना है, हमें कथन के साथ रहना है, स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसका कभी भी विरोध नहीं करना, और सरकार का तो हम जीवन में विरोध नहीं कर सकते। और पहले ही एजम्पशन में लिखा हुआ है कि हमें सरकार का विरोध करना है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा सभी को आएगा, नो डाउट, कि पानी कटेगा तो गुस्सा आएगा, बिना बताए पानी काट लिया। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होगा कि लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन ये रियल लाइफ में होगा। बट अगर आपको ऑन पेपर मार्क्स चाहिए तो हमें बहुत ही सज्जन पुरुष बन के रहना है, समझ रहे हो, गांधी जी बनना पड़ेगा, भगत सिंह नहीं। पहली बात, सरकार कुछ भी करे वो हमारी माई बाप है, सब कुछ सही है, सरकार ने कोई आदेश दिया, किसी हायर अथॉरिटी ने कोई आदेश, आपको बिल्कुल सज्जन पुरुष एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है, एकदम पॉजिटिव। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपकी जो सोच है वो सकारात्मक रूप से बदल जाए, मतलब जहां कुछ नहीं है वहां भी आपको सब कुछ दिखने लग जाए, और आप जीवन में हमेशा सेटिस्फाई रहे, कभी भी आपको कोई मानसिक रूप से तकलीफ ना हो, है ना, बिल्कुल किसी भी आदमी से, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी तरह से। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपकी सोच उस लेवल तक बनाई जाए। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, संतुष्ट रहना है, जीवन में सुखी रहना है, बस हमेशा। और दूसरों का भला करना है, अपने से पहले समाज का भला करना है, देश का भला करना है, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी, है ना। इस तरह से ये सोच के साथ इस एनालिटिकल रीजनिंग को हमें पढ़ना है, समझ रहे हो। तो सरकार का विरोध हम बिल्कुल नहीं कर सकते, पहले एजम्पशन में विरोध की बात हो गई। दूसरा है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट टैक्सेस, हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टैक्सेस को कम कर दे। अच्छा ये बताओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर टैक्सेस को कम करेगा, नुकसान किसका होगा, सरकार का। और सरकार का नुकसान तो हमें करना ही नहीं है ना भाई, सरकार का नुकसान तो हमें करना ही नहीं है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इम्प्लिसिट, ना तो पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित है, ना तो हम विरोध जा सकते ना हम सरकार का नुकसान कर सकते, सीधी सी बात है। ना तो हम विरोध जा सकते ना ही हम सरकार का नुकसान कर सकते। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले 5 क्वेश्चन के आंसर गलत आने हैं आप लोगों के, है ना, अगर इनमें से कोई एक आध सही हो जाए गलती से तो आप अपनी किस्मत अच्छी समझना, ठीक है। बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा बुक के सारे आंसर नहीं बदलेंगे, बुक में सिर्फ पहले 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर ही बदलेंगे, बाकी आंसर सेम है। पहले 2 क्वेश्चन के आंसर में ही बदला हुआ है, बाकी सारे आंसर सेम है बेटा, बाकी सारे आंसर सेम है, बुक के पहले 2 आंसर ही बदलेंगे। दुनिया के सारे जो पिता होते हैं वो मेल होते हैं, ऑल फादर आर मेल, और ऑल मेल आर ह्यूमन बीइंग,
तो इसमें तीनों में ऑल का रिलेशन है, तीनों में ऑल का रिलेशन है बेटा। ठीक है, तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा फादर, मेल एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े, पखवाड़े का मतलब समझते हो तुम? पखवाड़ा किसको बोलते हैं? हाँ, क्यों भाई, पखवाड़ा किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं पखवाड़े को? हाँ जी, पखवाड़े को कहते हैं इंग्लिश में फोर्टनाइट। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट बेसिकली 2 वीक्स या 14 डेज के लिए यूज करते हैं हम। 2 वीक्स और 14 डेज के लिए यूज करते हैं पखवाड़ा। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में फोर्टनाइट बोल देते हैं, फोर्टनाइट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, भयंकर लू चल रही है ना, जैसे राजस्थान में लू चलती है गर्मियों के महीनों में, जिसके चलते गवर्नमेंट ने सारे स्कूल कॉलेज अपना बंद कर दिए, साहब बंद कर दिए। तो पहला जंक्शन क्या है, हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, हो सकता है भैया गर्मी की जो लहर है वो है ना 15 दिन के बाद ना चले, 15 दिन में 2 वीक्स, हाँ 15 डेज भी इसको कह सकते हो आप, कहीं कहीं 15 डेज भी यूज कर लेते हैं इसको, फोर्टनाइट को 15 डेज के रूप में भी यूज कर लेते हैं। हाँ जी, तो हो सकता है 15 दिनों के बाद गर्मी हमारी खत्म हो जाए। अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट ने 15 दिनों के लिए ही छुट्टी क्यों करी स्कूल कॉलेज की? गवर्नमेंट ये भी तो बोल सकती थी कि 3 दिन बाद स्कूल कॉलेज खोल दो सारे, वो ये भी तो बोल सकती थी कि एक हफ्ते में स्कूल कॉलेज खोल दो, या वो ये बोल सकती कि अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दो स्कूल कॉलेज, जब गर्मी खत्म होगी तो हम अगली सूचना तब जारी करेंगे। बट गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया 2 वीक्स का। भैया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने जानकारी हासिल की होगी, वहां से उन्हें जानकारी मिली होगी कि कम से कम 2 हफ्ते तो गर्मी चलेगी है, उसके बाद शायद कम होगी, है ना। तो ये जानकारी सरकार के पास जरूर आई होगी, तो हम कह रहे हैं 2 हफ्ते के बाद गर्मी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम स्टेटमेंट के फेवर में है, और ये डायरेक्ट अजम्पशन हो गया, समझियो, इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकाला गया, बिल्कुल सही। दूसरा, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट अलाउ देयर वॉट स्टूडेंट स्कूल इवन आफ्टर 4 हो सकता है बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को 15 दिनों के बाद भी कॉलेज ना भेजे। ठीक है, वो तो कहेंगे माता पिता नहीं नहीं, हालांकि ऐसे माता पिता होते हैं कि आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, स्कूल कॉलेज खुलते तो माता पिता सबसे जल्दी भेजते हैं, भाग यहाँ से, बहुत नाक में दम किया हुआ घर में, तो ऐसा। ठीक है, पहली बात तो ऐसे पेरेंट्स ही नहीं होंगे इस बार। दूसरी बात यह है कि अगर हम बच्चों को स्कूल कॉलेज ना भेजें तो हम स्टेटमेंट के कहाँ जा रहे हैं, 15 दिनों के बाद हमें बच्चों को स्कूल कॉलेज बुलाना है, और हम कह रहे हैं कि वो 15 दिनों के बाद भी नहीं पहुंचेंगे, तो हम जा रहे हैं भैया स्टेटमेंट के अगेंस्ट, और हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये विरोधाभास की, है ना, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, ये जो कथन था ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो ये थे अगले 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों के गलत आने थे, और अब मैं आपको बता दूं इन 5 में से अगर किसी भी बच्चे का एक क्वेश्चन ठीक हो गया, किसी का भी एक, तो आप बच्चे परफेक्ट हो, परफेक्ट। और इन 5 में से किसी भी बच्चे ने एक से ज्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, 2 3 4 या 5, तो बेटा आप सुपर्ब कैटेगरी में आते हो, सुपर्ब। अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया था 5 में से, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा सॉल्व किया तो सुपर्ब कैटेगरी, एकदम सुपर्ब। सर अब मजा आ गया, अब आया समझ में सर, वाओ सर, मैं अब समझ पा रहा हूं, गजब सर। रेल की पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर जुर्माना लगाया। भैया चालान काटा, हो सकता है भविष्य में लोग रेल की पटरियां पार ना करें, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में या अगेंस्ट? अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये तो गलत है, लोग तो अभी भी पार करेंगे, लेकिन ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है। हो सकता है लोग पटरियां पार करते रहें और भारी जुर्माना देते रहें, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट्स। अब बताओ कि आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में हो या आप लोग सुपर्ब कैटेगरी में हो, और मैं उम्मीद करता हूं 5 में से खाता तो आपने जरूर खोला होगा अगर आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना है तो।
अगर आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना है तो आपका खाता तो खुल ही गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ यही 5 क्वेश्चन काफी है। अब मुलाकात करेंगे आपसे हम कल, और कल इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो आज का लेक्चर दोबारा से देख लें, है ना। जी हाँ, तो आप लोग खामखा अपने आप पर डाउट कर रहे थे। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो आपने अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया था कि सर शायद ये चैप्टर मैं समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन अब परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचकर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लग रहा होगा, अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, सर हाँ अब तो मैं कर दूंगा इस चैप्टर को सॉल्व, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो, इतना हड़बड़ाया मत करो, पहले चीजों को सुना करो फिर समझा करो, है ना। क्योंकि हम हर चीज को ना कई बार रिपीट कर करके समझाते हैं, और एक तरीके से नहीं 10 तरीके से समझाते हैं। चलिए सर, लव यू गाइस, लव यू ऑल, जय माता दी। लेट्स